नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज है 31 अगस्त 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की कोई भी एग्जाम नहीं थी। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी जो आने वाले समय में आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम देने वाले हैं। जो पैटर्न अब तक 2022 में ग्रुप डी के अंदर फॉलो करता आया है एग्जामिनर ने, वही पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्नों को मैं इसमें रखा हूँ। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि आप पहले से ही देखते आए हैं कि मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, जहाँ से आपको जो है काफ़ी फ़ायदा भी पहुँच रहा होगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। एक प्रश्न यहाँ पे हमने रखा है, ओलंपिक 2020 के समापन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। दोस्तों, समापन समारोह और जो है उद्घाटन समारोह, ये दोनों अलग अलग ध्वजवाहक थे इस बार, और पहले भी होते हैं। तो इस बार में जो समापन समारोह के ध्वजवाहक हैं ये है बजरंग पुनिया, और उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे ये मैरी कॉम जो बॉक्सर हैं, और मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कैप्टन है। तो आपको दोनों बात याद रखना है। अगर जो समापन समारोह की बात करेगा तो बजरंग पुनिया ध्वजवाहक है, और उद्घाटन समारोह की बात करेंगे तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ, इसमें ध्वजवाहक कौन थी, तो ये पीवी सिंधु थी जो बैडमिंटन से संबंधित है। यहाँ पर भारत ने कुल 61 पदक जीते। कितने? 61 पदक जीते कॉमनवेल्थ 2022 के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम सर्वप्रथम कहाँ खेला गया था? 1930 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन शहर में खेला गया था। भारत में भी कॉमनवेल्थ गेम हो चुका है 2010 दिल्ली में, आपको अगर याद हो तो। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे हमने रखा है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया है। आने वाले शिफ्ट में इसको आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया है, और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार जो है ये विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 300 के ए और 300 के क सेम है। ये अंग्रेजी में बोलेंगे तो ए, हिंदी में बोलेंगे तो क। तो 300 के ए में जो है वर्णित है, रखा गया है। संपत्ति के अधिकार के हट जाने से कितने मौलिक अधिकार शेष रह गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार शेष रह गए हैं। किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार। किस भाग में रखे गए हैं? भाग 3 में रखे गए हैं। कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल देखते हैं मौलिक अधिकार? तो 12 से लेकर 35 तक जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल हैं। आई होप आपको जो है मौलिक अधिकार तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा। 42वां संविधान संशोधन 1976, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था। भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। 42वां संविधान से संबंधित जो समिति थे ना, ये स्वर्ण सिंह समिति थे। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अनुशंसा पे ये जो है संशोधन करवाया गया था 1976 में। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। अभी हमने मौलिक अधिकार का बात किया था तो 6 है। अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है, भाग 4 में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को भाग 3 में रखा गया। तो यही सब फर्क आप देखेंगे, और एग्जाम में अच्छे से बिना गलती के हुए टिक करके आना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है हर वक्त आता ही रहता है। और ये रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, और अमेरिका के संविधान से लिया गया है आपका मौलिक अधिकार। चलते हैं आगे। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल की है। साथ ही साथ सबसे अधिक साक्षरता केरल की है। सबसे कम लिंगानुपात आपका हो जाएगा हरियाणा का। सबसे कम साक्षरता आपका हो जाएगा बिहार का। सबसे अधिक जनसंख्या आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या आपका हो जाएगा सिक्किम का। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए वर्तमान में तो ये है बिहार का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का। तो ध्यान रखिएगा जनसंख्या से इतना बात। साथ ही साथ महिला साक्षरता दर पार्टिकुलर अलग से पूछा जाए कि सबसे अधिक कहाँ है, तो ये भी केरल में ही है, ध्यान रखिएगा। तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम क्या है? इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आए फिरोज शाह तुगलक। तो ये तुगलक वंश के शासकों का क्रम है। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दिन तक शासन किया, 5 वंशों में सबसे अधिक दिन तक शासन किया, ये बात भी ध्यान रखना है। सबसे कम दिन तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किए खिज्र खां के वंश कौन थे? सैयद वंश जो है ये सबसे कम दिन तक शासन किए। जो दिल्ली सल्तनत पर शुरुआत कहाँ से होती है? गुलाम वंश से। कब होती है? 1206 ईस्वी में। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक कैसे मरे थे? घोड़ा से गिरते हुए, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर।
ठीक है, तो आपको ये बात सब ध्यान रखना है। रजिया किस वंश से ताल्लुक रखती है? रजिया सुल्तान जो भारत के प्रथम महिला शासिका और गुलाम वंश से किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश कौन सा प्रथा चलाया था? इकता प्रथा चलाया था। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी याद रखना है, कोरिलेट करके बहुत सारे चीज याद हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको जो है प्रथम शासक जरूर याद होना चाहिए पांचों वंश का। तो गुलाम का तो हो गया ऐबक, फिर हो गया गुलाम खिलजी, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, फिर हो जाएगा आपका तुगलक का जो है गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद सैयद वंश का खिज्र खां और लोदी वंश का बहलोल लोदी। इब्राहिम लोदी के पानीपत की प्रथम युद्ध में हार के साथ दिल्ली सल्तनत की समाप्ति और भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में किया गया था। हिमालय और शिवालिक पर्वत के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो दून घाटी कहा जाता है। हिमालय और शिवालिक के पर्वत के बीच में जो सीमा रेखा है इसे दून घाटी कहा जाता है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। ये किस चीज से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, आपको पता है। और ये जो है आर्टिकल 21 के क में रखा गया है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी भारत सरकार। एक प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक पीएच मान किसका होता है? नींबू, समुद्री जल, जल और इसके बाद है मानव रक्त और लार। तो यहाँ पे सबसे अधिक पीएच मान जो समुद्री जल का हो जाएगा, यहाँ पे 8.4 होता है। मैंने पीडीएफ में आपको पीडीएफ मान का मतलब पीएच मान का जो है पूरा सीट दे दिया हूँ, जो इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिएगा। आई होप 7-8 दिन पहले मैंने वो पीडीएफ आपको दे दिया है। पीएच मान कैसे कैलकुलेट करते हैं? 7 से कम हो तो अम्लीय है, 7 से अधिक हो तो क्षारीय होती है और 7 हो तो न्यूट्रल। जैसे शुद्ध जल कैसा होता है? तो न्यूट्रल होता है, ध्यान रखिएगा। पीएच स्केल का खोज कौन किया था? सोरेनसन महोदय ने किया था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और नींबू का पीएच 2 बार पूछा गया है। सहाय योजना किस राज्य से संबंधित है? सहाय योजना जो है ये झारखंड राज्य से संबंधित है। ये खेल और खेल क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री, वर्तमान में भी वही मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन के द्वारा 2021 में किया गया था। हेमंत सोरेन कौन से पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा से ताल्लुक रखते हैं, यह बात भी ध्यान रखिएगा। द्वारे राशन योजना पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा चलाया गया। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली में केजरीवाल के द्वारा चलाया गया। आत्मनिर्भर कृषि योजना ये है अरुणाचल प्रदेश की योजना। साथ ही साथ आपने कल पीएम डिवाइन योजना देखा जो पूर्वोत्तर राज्य को उत्थान से संबंधित है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। एक प्रश्न यहाँ पे, इसरो के द्वारा मंगलयान 2 मिशन लॉन्च कब प्रस्तावित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है जी? इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में, है ना। स्थापना कब होती है? 1969। इसके अभी प्रमुख के कौन है? तो एस सोमनाथ। किसका स्थान लिया है? इससे पहले कौन थे? के सिवन थे। के सिवन का स्थान लिया है एस सोमनाथ जी, जो इसरो के प्रमुख है। के सिवन को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इतनी बात तो हो गई इसरो के बारे में। अब यहाँ पे है कि मंगलयान 2 कब लॉन्च करेंगे? ऐसा बात कहा इसरो के द्वारा, तो 2024 में करेंगे। शुक्रयान फर्स्ट भी 2024 में लॉन्च करने जो है प्रस्तावित है। इसके बाद गगनयान 2022 में प्रस्तावित है, जो भारत का मानव सहित पहला जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा, जो 2022 के अगस्त में ही प्रस्तावित था, लेकिन कुछ डिले हो गया होगा, लेकिन इसी साल प्रस्तावित है। और ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। पहली बार जब मंगलयान कब जो है प्रक्षेपण किया गया था? 2013 में, ठीक है। और दूसरी बार जो है 2024 में प्रस्तावित है। उसके बाद आप मंगलयान का पिक्चर भी देख सकते हो 2000 के नोट के पीछे में। एक प्रश्न यहाँ पे, क्रिकेट का प्रमुख विजय हजारे ट्रॉफी 21-22 के विजेता कौन रहा? तो हिमाचल प्रदेश जो है 21-22 विजय हजारे क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी जो है इसके विजेता रहे। बिरहा डांस कहाँ से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। साथ ही साथ सामा चकेवा भी बिहार से संबंधित है। जट जटिन भी जो है ये आपका बिहार से संबंधित हो जाएगा, जट जटिन। उसके बाद छठ पर्व बिहार से संबंधित होगा। सोनपुर मेला बिहार से संबंधित हो जाएगा। जाति आधारित प्रथम बार जनगणना भी बिहार में ही हुआ है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलते आगे, माधवी मुद्गल निम्नलिखित में से किस डांस से संबंधित है? तो ओडिसी डांस से। साथ ही साथ संयुक्ता परिग्रही का नाम ज्यादा पूछा जाता है, ये भी ओडिसी डांस से ही संबंधित है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते आगे, अगला एक सोनल मानसिंह भी है। चलते आगे, सर हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानगार कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानगार पाया जाता है हड़प्पा सभ्यता में। चलते आगे, भारत में नृत्य को असीम ऊंचाई पर पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नाट्य शास्त्र के जो लेखक है भरत मुनि, उन्हें ही भारत में नृत्य का जो है पिता भी कहा जाता है। भारत के कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ओडिसी, कथकली, सतरिया, मोहिनीअट्टम, ये सब शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और एक होता है जो है आपका लोक नृत्य, जैसे बिहू वगैरह, तो ये शास्त्रीय नृत्य, फर्क समझिएगा, क्योंकि अभी शास्त्रीय भाषा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो शास्त्रीय नृत्य से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। गौतम बुद्ध का मृत्यु किसके संरक्षण में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु जो है ये मल्लों के संरक्षण में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ये क्या कहलाए?
महापरिनिर्वाण कहलाया। जब गौतम बुद्ध को जो मृत्यु हो जाती है, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। कुशीनगर में मृत्यु होती है। लास्ट समय जो है अपना मल्लों के संरक्षण में बिताते हैं। प्रथम जो उपदेश दिए थे कौन से भाषा में? गौतम बुद्ध दिए थे पाली भाषा में, और महावीर दिए थे प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो प्रथम जो उपदेश दिए थे इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। गृह त्याग के घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो ये सब बौद्ध के बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आ चुके हैं। 2 बार बोध गया से लेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म होता है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में स्थित है। सबसे अधिक जो है उपदेश कहाँ देते हैं? श्रावस्ती में। और किस भाषा में? पाली में। पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं। श्रावस्ती उस समय जो है कहाँ की राजधानी थी? तो कोसल। ठीक है। बौद्धों के पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। इसमें जो है 3 पिटक आता है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अधीन पिटक। उसके बाद राजगिरी में पहला बौद्ध संगति, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में अशोक के समय, चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, जातक जो है इनमें बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथा वर्णित है। लाइट ऑफ एशिया जो है भगवान बुद्ध को कहा जाता है। चलते हैं आगे। समता का अधिकार भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों मौलिक अधिकार से मैं रोज रोज बता रहा हूँ कि सब आर्टिकल आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे कल जो है आर्टिकल कुछ 21 शायद पूछा गया था, तो समता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्णित है, आर्टिकल 14 में है। मौलिक अधिकार संबंधित 12 से 35 भाग 3 है ना, ग्रहण किया गया अमेरिका के संविधान से। वर्तमान में कितने हैं? 6 है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 17 जो है ये आपका छुआछूत का अंत बताता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 जो है प्रावधानों की सजा आदि में सुरक्षा है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के क में जो वही शिक्षा का अधिकार रखा गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 21 के क में जो है ना, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है अटैच किया गया था। अनुच्छेद 23 में जो है मानव तस्करी पे रोक है। 24 में बाल श्रम पे रोक है, जिससे कहता है कि 6 से 14 वर्ष से कम बच्चे को कल कारखाने पे कार्य पर नहीं लगाया सकता। 25 से लेकर धर्म तक है। 28 तक 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करते हैं। भारतीय संविधान के संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कौन सा आर्टिकल है? 368 है। राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा आयरलैंड से लिया गया है, जो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया गया। राज्यसभा में चुनाव की पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, यही सब कार्बन का अपरूप है, जिसमें हीरा जो है ये प्रकृति में सबसे कठोर तत्व होते हैं। अगर सबसे कठोर धातु पूछा जाए तो हीरा मत मार देना, प्लेटिनम होता है। ठीक है, क्योंकि वो धातु है और ये तत्व है। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है। ग्रेफाइट क्या होती है? धातु होती है, लेकिन ये विद्युत के सुचालक होते हैं, अपवाद है। ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भी होता है और पेंसिल बनाने में भी होता है। एक प्रश्न यहाँ पे है कि जुलाई 2022 के अनुसार यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो यूजीसी के अध्यक्ष जो है एम जगदेश कुमार है। ठीक है, जगदीश ने जगदेश, एम जगदेश कुमार है। ठीक है, यूजीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट सेक्शन से। एक प्रश्न है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। जब आप जिप्सम को निर्जलीकरण करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। कुछ और जो है रासायनिक नाम है इनके। विरंजिक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। CaOCl2 इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा इसीलिए इसको लिख दिया। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये भी पूछा जाता है, NaHCO3 होता है। उसके बाद धोबन सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है, ये भी पूछा जाता है, Na2CO3 होता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। इसके बाद संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO, और भारी जल का जो अनुभार भी पूछा जाता है 20 होता है। और किस चीज में उपयोग किया जाता है? मंदक के रूप में ग्रेफाइट के साथ साथ नाभिकीय रिएक्टर में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। लॉफिंग गैस का N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसे हंसाने वाली गैस कहते हैं। और शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे और आते ही रहे और आगे भी आएंगे। इनमें से कौन सी बीमारी जो है विषाणु के द्वारा नहीं होता है? इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी एड्स पूछा गया था कि विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी। तो हो सकता है कि बहुत सारी बीमारी आप याद रख लीजिए, तो आपको जो है छांटने में मदद आ जाएगा। तो छोटी माता, पोलियो, रेबीज, चेचक, एड्स, हर्पीज, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और साधारण सर्दी जुकाम जो है सभी वायरल रोग है, विषाणु से होने वाले रोग है। साथ ही साथ एड्स भी वायरस से होने वाले रोग हैं। तो आपको ये बात सब भी ध्यान रखना है।
ठीक है। ये जो चेचक होता है गांव में, जो माता निकल जाती है, ये बर्ड फ्लू वगैरह है, ये पीलिया वगैरह है, ये हर्पीज है, हेपेटाइटिस है, ये सभी जो है विषाणु से होने वाले हैं। विषाणु के खोजकर्ता इवान बस्की थे। विषाणु के बारे में क्या कहा जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच का करी कहा जाता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता का जो है समान अवधि क्या रखा गया है? 2350 से 1750 बीसी तक जो है ऑथेंटिक काल माना गया है। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल राखीगिरी है जो हरियाणा में है। यह एक स्वनियोजित शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। सद्भावना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों सद्भावना परियोजना असम राज्य से संबंधित है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी है। और हेमंत बिश्व शर्मा जो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। नेपाल के हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन है? तो नेपाल के हिमालय से कल के शिफ्ट में शायद पूछा गया था, जिस क्वेश्चन पे डॉट था कि बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यही क्वेश्चन हुआ था कि नेपाल के हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है जिनकी मुहाना कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मैंने रख लिया है। तो कोसी, बागमती, गंडक, कर्नाली, मेची इत्यादि ये जो है नेपाल के हिमालय से निकलने वाली नदी है। तिब्बत के मानसरोवर से निकलने वाली नदियों में से सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। साथ ही साथ नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा सोन भी अमरकंटक से ही निकलती है, दोनों को एक साथ याद रखें। उसके बाद गंगा जो है आपका ये देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी को मिलने से गंगा फॉर्मेशन होती है, जो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और चलते हैं आगे। रेत कला का संबंध किस राज्य से है? तो रेत कला का संबंध जो है आपको मालूम ही होगा, उड़ीसा। अभी जो है पेपर में हाईलाइट हुआ था कि वहाँ का एक कलाकार जो है रेत से शंकर भगवान का बहुत बड़ा जो चित्र बनाए थे, तो पेपर के फ्रंट पेज पे थे छपा हुआ ये, तो मैंने भी वहाँ देखा था। तो ये उड़ीसा से संबंधित है। रेत कला, भित्ति चित्र भी उड़ीसा से संबंधित है, पट चित्र भी उड़ीसा से संबंधित है। साथ ही साथ मैंने बताया कि फर चित्र ये राजस्थान से संबंधित है। रंगोली ये आपका जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इस प्रकार से याद रखना है। चलते हैं आगे। यहाँ पे एक प्रश्न है कि ऐरावतेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तंजौर मुख्य मंदिर ये भी तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे है? तंजौर, तमिलनाडु में। ये कौन बनवाए थे? राजराज प्रथम बनवाए थे। दक्षिण भारत के जो मंदिर है किस शैली के उदाहरण होते हैं? द्रविड़ शैली के। उत्तर भारत के जो मंदिर है इसका स्टाइल क्या होता है? नागर शैली। एक प्रश्न यहाँ पे करंट सेक्शन से, अप्रैल 2022 में विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो विजय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया। ये हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। और विजय मोहन क्वात्रा पहले नेपाल में भारत के राजदूत थे, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? एस जयशंकर है। इससे पहले हमने ओबीसी, एससी और एसटी के जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर ही लिया था। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है थोड़ा सा, कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये भारत के सबसे बड़े अधिकारी होती है कानूनी विभाग का। तो के वेणुगोपाल जो है वर्तमान में ये जो है महान्यायवादी है। और ये अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करती है। भारत में महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। वही राज्य स्तर पर अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य स्तर पर सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? न्यूजीलैंड में किया गया था। विजेता कौन रहे थे? ऑस्ट्रेलिया रहे थे। आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज में। विजेता कौन रहे थे? भारत रहे थे। भारत अब तक जो है 5 बार अंडर 90 वर्ल्ड कप विजय कर चुके हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। भारत जो है अक्सर पदक यहाँ पर जीते हैं। जो ट्रेंड में है वही देंगे कंटेंट आपको, मैं कंटेंट से नहीं भटकाऊंगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एक यहाँ पे प्रश्न है, 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ प्रस्तावित है? तो भारत में होगा, जो पुरुष वाला होगा 2023 के आईसीसी वर्ल्ड कप ये भारत में ही होगा। नूपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। मणिपुर से जो अन्य कुछ बातें हैं जैसे मणिपुरी नृत्य है, पुंग चोलम नृत्य है, ये पुंग है, ये दोनों मणिपुर से संबंधित है। साथ ही साथ लाई हरोबा आपका मणिपुर और त्रिपुरा दोनों में मनाया जाने वाली त्योहार है। कचाई लेमन फेस्टिवल जो है मणिपुर में मनाया जाता है। साथ ही साथ मणिपुर के प्रधानमंत्री जो है माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री बीरेन सिंह, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट चुनाव हुआ था। चलते हैं आगे। कौन सी नदी हिमालय के नेपाल के क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो घाघरा, कोसी, गंडक, काली ये सभी हिमालय के क्षेत्र से निकलती है, एक्सेप्ट नर्मदा। नर्मदा जो भी मैंने बताया ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये मानसरोवर के तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तो हाँ ये भी याद रखना है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट वाली एनालिसिस के वीडियो के साथ, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा क्योंकि मैं वो इत्मीनान के साथ बनाता हूँ, काफ़ी टाइम होता है मेरे पास उस समय। तो चलिए, और वीडियो देखना ना भूलिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा।